हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण में, जिसका प्रकरण रहेगा समास। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट भी करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं समास। तो समास की परिभाषा देख लेते हैं पहले। तो समास क्या है, क्या अर्थ है इसका? समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना। क्या है इसका अर्थ? संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जा सकती है। तो समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। तो जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे इसको। तो जैसे दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त शब्द किया जाता है। कहने का मतलब जिसके दिन रात के तीन प्रकरण हो रहे, दिन और रात, तो इसको दिन और रात एक समस्त शब्द किया जा सकता है। इसी को समास कहते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। तो सामासिक शब्द का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट अथवा लिखने वाली रीति को ही विग्रह कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो धन संपन्न समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न। रसोईघर का समस्त पद का विग्रह क्या है? रसोई के लिए घर। इसी प्रकार समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते, पूर्व पद और उत्तर पद। कितने? दो पद होते, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद व दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे। समस्त पद, पूर्व पद, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। तो इसका देखेंगे पूजा घर। जैसे पूजा घर है तो इसका पूर्व पद क्या है? पूजा, और उत्तर पद क्या है? घर। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पूजा के लिए घर। तो पूर्ण पद है जो तो बन गया पूजा घर, लेकिन पूर्व पद पूजा बना, उत्तर पद घर बना, और समास विग्रह करने पर पूजा के लिए घर। इसी प्रकार हम माता पिता एक समस्त पद है, उसका पूर्व पद क्या है? माता, और उत्तर पद क्या है? पिता। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता। उसी प्रकार नवरत्न है तो नवरत्न का पूर्व पद क्या है? नव, और उत्तर पद क्या है? रत्न। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो नौ रत्नों का समूह। क्या बनेगा? नौ रत्नों का समूह। इसी प्रकार हस्तगत है तो हस्तगत में पूर्व पद क्या है? तो हस्त पूर्व पद है, उत्तर पद क्या है? गत। तो दोनों का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? हस्त में गया हुआ, हस्त में गया हुआ, इसका समास विग्रह होगा। अब हम समास के भेद देखेंगे। समास के कितने भेद होते हैं, एक एक भेद को अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हाईलाइट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समास के भेद। तो समास के भेद इसको देख लेते हैं। मुख्यतः समास के कितने? चार भेद होते हैं। मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत पर ये भेद किए गए। तो ये भेद कैसे किए गए हैं? तो जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। क्या है? जिस समास में पहला पद, जो पहला शब्द होगा वो प्रधान होगा, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते वह द्वंद्व समास कहलाता है। उसी प्रकार हम आगे देखेंगे। और जिसमें कोई भी क्या है? जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए। तत्पुरुष के पुनः दो
भेद स्वीकार किए गए वो कौन कौन से? मुख्यतः तो 4 है, लेकिन फिर तत्पुरुष समास को स्वतंत्र भेद, 2 स्वतंत्र भेद और किए गए। उनमें ही एक तो है कर्मधारय समास, दूसरा है दीर्घ समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास के निम्न 6 प्रकार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। विवेचन के सुविधा के लिए हम कितने 6 प्रकार के समास का अध्ययन करेंगे। पहला अध्ययन करेंगे अव्ययभाव समास का। पहला क्या पढ़ेंगे? अव्ययभाव समास का। तो पहले इसे देख लेते हैं क्या है ये। इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है। उस अव्यय पद का रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। क्या है? सदैव ना तो लिंग, वचन, कारक किसी में भी नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। कैसे? इसको उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति तो शक्ति अनुसार पहला पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है। शक्ति के अनुसार इसका क्या हुआ? विग्रह शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार यथा समय तो समय के अनुसार इसका विग्रह क्या होगा? यथा समय का समय के अनुसार। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का हर्षण, प्रतिक्षण का समास विग्रह क्या होगा? हर्षण। उसी प्रकार यथा संभव, यथा संभव का समास विग्रह क्या होगा? जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। आजीवन, आजीवन का जीवन भर समास विग्रह। भरपेट का पेट भर। आजन्म का क्या होगा? जन्म से लेकर। और आमरण का मरण तक। प्रतिदिन का हर दिन। उसी प्रकार बेखबर का बिना खबर के। बेखबर का क्या है? बिना खबर के। अब हर मतलब किसी न किसी का अपवाद होता है, तो इस अव्ययभाव का भी अपवाद है, वो देखेंगे। जैसे अपवाद क्या है इसमें? हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिसमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता है, परंतु समस्त पद अव्यय की तरफ प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। क्या है इसका अपवाद? के हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता, परंतु समस्त पद अव्यय की तरफ प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे कैसे? घर, घर तो घर के बाद घर। क्या है? घर के बाद घर। रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में। तो हमने ये अव्ययभाव समास पढ़ लिया। जो इम्पोर्टेंट था वो भी ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ा। अब दूसरा पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तो दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तो इससे देखेंगे इस समास में पहला पद, इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए। कैसे समझेंगे इसे? तो पहला कारक, पहला समास, इसके भेद। तत्पुरुष समास के भेद। पहला है कर्म तत्पुरुष समास को विभक्ति चिन्ह का लोप। जैसे समास विग्रह में जो को विभक्ति चिन्ह का लोप कैसे होता है वो देखो। जैसे कि समास समस्त पद है। ग्रामगत, ग्रामगत एक समस्त पद है, तो इसका समास विग्रह करने पर ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। तो इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, जिससे समस्त पद बन रहा, तो ग्रामगत हो रहा है। तो इसी प्रकार पद प्राप्त, पद को प्राप्त, पद को प्राप्त। उसी प्रकार सर्वप्रिय, सर्वप्रिय में सर्व को प्रिय, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, इसमें भी यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। फिर है शरणागत, शरणागत का क्या है? शरणागत शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। इसी प्रकार सर्वप्रिय, सर्वप्रिय सभी को प्रिय, को विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप हो रहा है। अब इसका ख दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा है करण, कर्म के बाद क्या है? करण। करण में से चिन्ह का लोप होता है, उसमें कर्म में को चिन्ह का लोप हो रहा था, इसमें से चिन्ह का लोप होता है। जैसे भावपूर्ण, तो भाव से पूर्ण, भावपूर्ण में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। बाणाहत,
बाणाहत में बाण से आहत, बाण से आहत, तो इसमें भी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, इसमें भी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित का समास विग्रह क्या है? बाढ़ से पीड़ित। इसी प्रकार इसका तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए चिन्ह का लोप होता है, के लिए चिन्ह का लोप होता है। जैसे गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का गुरु के लिए दक्षिणा, इसका समास विग्रह होगा और समस्त पद क्या होगा? गुरु दक्षिणा, तो इसमें के लिए समास विग्रह का लोप हो रहा है। उसी प्रकार है रहा खर्च, रहा खर्च, सॉरी रहा खर्च, तो रहा खर्च में रहा के लिए खर्च, तो के लिए विभक्ति चिन्ह का रहा खर्च में लोप हो रहा है। बालामृत, बालामृत में बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत। फिर युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए चिन्ह का लोप हो रहा है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है विद्यालय में। अब है चौथा क्या है? अपादान, संप्रदान संप्रदान में के लिए, अपादान तत्पुरुष में क्या है? से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप होगा, से अथवा अलग के लिए इसका लोप होगा। जैसे कि इसमें देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, तो इसमें से अपादान तत्पुरुष से अलग होना, निकाला, निकाला, अलग होना का चिन्ह का लोप हो रहा है। बंधन मुक्त का बंधन से मुक्त, अलग होने की बात हो रही है, तो इसमें भी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट में पथ से भ्रष्ट है। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त में ऋण से मुक्त है। अब है इसका पांचवा संबंध कारक, संबंध कारक में का के की चिन्हों का लोप हो रहा है, का के की चिन्हों का लोप हो रहा है। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, तो का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। नगर सेठ, नगर का सेठ, इसमें भी का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। राजमाता, राजमाता में राज की माता, जलधारा में जल की धारा, मतदाता में मत का दाता। अब है छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में में पर चिन्हों का लोप होता है। में पर चिन्हों का लोप कैसे होता है? जैसे जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न, तो में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। संपूर्ण संपादित तो जलमग्न है, समास विग्रह करने पर जल में मग्न हो रहा है, तो इसमें में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। आप बीती, आप बीती एक समस्त पद है जिसका समास विग्रह आप पर बीती ये होगा, तो आप बीती में पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। सिर दर्द, सिर में दर्द, तो सिर दर्द एक समस्त पद है, इसका समास विग्रह पर करने पर सिर में दर्द, तो इसमें में विभक्ति चिन्ह का लोप है। फिर एक घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, तो एक समास विग्रह है, और घुड़सवार एक संपूर्ण विग्रह है, समस्त पद है, सॉरी समस्त पद है, तो इसमें पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। हमने अब तत्पुरुष समास पढ़ लिया, उसके 6 भेद हैं उनको भी पढ़ लिया। 6 कारक के आधार पर भेद किए गए हैं, जिसमें हमने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, ये 6 कारक विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में पढ़े हैं। कैसे इनका लोप होता है वो उनको हम समझते हुए उदाहरणों के द्वारा इन्हें समझा और पढ़ा। अब है अपना तीसरा समास, तीसरा समास पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, इस समास के पहले क्या है? इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान उपमेय है। क्या है इसमें? इस समास के पहले दूसरे पद में विशेषण विशेष अथवा या तो फिर विशेषण विशेष या उपमान उपमेय होगा। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे इसे। उदाहरण में समस्त पद क्या है? विशेषण विशेष। फिर इसका विग्रह कैसे होगा देखेंगे। जैसे विशेषण विशेष, ये समस्त पद है महापुरुष, महापुरुष, तो इसका विग्रह करने पर महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसमें क्या है? विशेषण विशेष, जो महान है जो पुरुष, इसमें विशेषण विशेष का बोध हो रहा है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का क्या है? विग्रह
पीला है जो अंबर, पीतांबर का पीला है जो अंबर। प्राणप्रिय, प्राणप्रिय का प्रिय है जो प्राणों को, प्रिय है जो प्राणों को। अब एक हम उपमेय उपमान का भी देखेंगे। समस्त पद, उपमेय उपमान का चंद्रवंदन समस्त पद, समस्त पद है। चंद्रवंदन समस्त पद है जिसका विग्रह है चंद्रमा के समान वंदन। समास विग्रह क्या है? चंद्रमा के समान वंदन। इसमें उपमेय उपमान का बोध हो रहा है। जैसे हम और उदाहरण देखेंगे। कमल नयन, कमल नयन, नयन का समास विग्रह है कमल के समान नयन, कमल के समान नयन इसका समास विग्रह होगा। फिर है विद्या धन, समस्त पद है, इसमें उपमेय उपमान का समस्त पद है या विद्या धन, इसका विग्रह करने पर विद्या रूपी धन। उपमेय उपमान की बात कही गई है। इसमें भवसागर, भवसागर का क्या है? भवसागर, जिसमें बहुरूपी सागर, बहुरूपी सागर इसका समास विग्रह है मृग नयनी, मर्ग नयनी का समास विग्रह है मर्ग के समान नेत्र वाली, मर्ग के समान नेत्र वाली। अब हम देखेंगे चौथा दीर्घ समास। क्या है चौथा? दीर्घ समास पढ़ेंगे। तो दीर्घ समास, इस समास का पहला पद क्या है? इस समास का पहला पद संख्यावाची अतः गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुएं का समूह, इतनी वस्तुओं का समूह। उदाहरण के द्वारा देखेंगे हम इसको। तो जैसे समस्त पद, समस्त पद नवरत्न, इसमें क्या है? पहला पद क्या होगा? संख्यावाची, फिर उसमें क्या है? संख्यावाची, फिर दूसरा पद होगा प्रधान, दूसरा पद प्रधान होगा, पहला संख्यावाची होगा। तो नवरत्न, नवरत्न में क्या है? नवरत्न, जिसमें नौ रत्नों संख्यावाची का समूह, तो दूसरा पद प्रधान है इसमें नवरत्न में। इसका समास विग्रह करने पर नौ रत्नों का समूह। सप्ताह का समास विग्रह 7 अहोतों का समूह, 7 अहोतों का समूह इसका समास विग्रह होगा। जिसमें त्रिसमूह, मतलब समूहों का बोध कराता हूँ। वस्तुओं समूह का, वस्तुओं का समूह जैसे बोध हो, वही मतलब इसमें विग्रह होगा। दीर्घ समास होगा, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति में पहला पद संख्यावाची है, पहला पद क्या है? संख्यावाची है। जैसे इसका समास विग्रह 3 मूर्तियों का समूह, समूह का है इसमें। फिर है नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। शताब्दी एक समस्त पद है जिसका विग्रह क्या है? 100 वर्षों का समूह। त्रिभुज, त्रिभुज का क्या है? 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। फिर है पंचरात्र, पंचरात्र का समास विग्रह 5 रात्रियों का समूह, समाहार। फिर है इसका अपवाद है, कुछ अपवाद है दीर्घ समास का। जैसे अपवाद कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाची शब्दांश आता है, शब्द के अंत में समास। तो ये कौन कौन से अपवाद है? जैसे पक्षदय, पक्षदय अंत में संख्यावाची आ रहा है। इसमें जो है नियम तो ये कहता है पहला पद संख्यावाची होगा, फिर समूह होगा। फिर इसमें क्या है? ये अपवाद है कि इसमें पक्षदय में जो शब्द अंत का शब्दांश है उसमें संख्यावाची आ रहा है। तो 2 पक्षों का समूह। लेखक दय, लेखक दय में 2 लेखकों का समूह, 2 लेखकों का समूह। संकलन त्रय, संकलन त्रय, संकलन त्रय, संकलन त्रय में क्या है? 3 संकलनों का समूह। तो ये दीर्घ समास का अपवाद है। फिर है पांचवा समास पढ़ेंगे। पांचवा कौन सा? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है? इस समास में दोनों पद क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। कहना मतलब पहला पद भी प्रधान होगा, दूसरा पद भी प्रधान होगा, दोनों पद समान रूप से, जितना पहला पद प्रधान होगा उतना ही दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों ही समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। क्या है? दोनों योजक चिन्ह होता है। जैसे ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, इसके द्वारा जुड़ा रहता है तथा समास विग्रह करने पर या तो और आएगा या अथवा एव आदि लगते हैं। या तो और लगेगा, या तो क्या और लगेगा, या लगेगा, अथवा लगेगा तथा एव आदि शब्द लगेंगे। हम समास विग्रह करेंगे। तो जैसे इसका उदाहरण देखेंगे।
समस्त पद क्या है? समस्त पद रात दिन। रात दिन एक समस्त पद है, इसका समास विग्रह करने पर रात और दिन, ये समास द्वंद्व समास का उदाहरण है। सीताराम, सीता और राम, और ये बीच में लग रहा है इसका, तो ये दोनों पद तो सीता और राम दोनों प्रधान हैं। फिर इसका योजक चिन्ह और योजक चिन्ह है, इसका समास विग्रह करने पर सीता और राम। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल और रोटी होगा। अब है इसका और उदाहरण देखेंगे, जैसे माता और पिता, माता और पिता, माता पिता ये मतलब समस्त पद है, विग्रह किया तो माता और पिता। आयत निर्यात, इसका समास विग्रह क्या होगा? आयत और निर्यात। हानि लाभ, हानि लाभ का समास विग्रह क्या होगा? हानि या फिर लाभ। आना जाना, आना जाना, आना और जाना, इसका समास विग्रह होगा। अब हम छठा जो लास्ट समास है वो पढ़ेंगे, वो क्या है? बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा इसको देख लेते हैं पहले। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो, कहने का मतलब जो पूर्व पहला पद दूसरा पद दोनों ही गौण हो, मतलब दोनों ही प्रधानता निकले, अन्य किसी अन्य की प्रधानता निकले, वो होगा बहुब्रीहि समास। और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। कहने का मतलब जो शब्द का जो अर्थ है वो ना निकल कर कोई अन्य ही अर्थ निकल रहा है, वो बहुब्रीहि समास होगा। जैसे हो गया लंबोदर। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, पेट, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रधान ना होकर अन्य अर्थ गणेश प्रधान है। कहना मतलब अब लंबोदर, लंबा है उदर, दोनों ही मतलब इनका कोई रूल नहीं है, अन्य अर्थ निकल रहा है गणेश, तो ये पद प्रधान होगा। इसको और उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे हम। जैसे समास विग्रह, समास समस्त पद है घनश्याम, फिर इसका समास विग्रह करेंगे तो घन जैसा श्याम अतः कृष्ण, तो अन्य अर्थ निकल रहा है, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा, कोई अन्य अर्थ निकल रहा है तो वही प्रधान होगा। तो इसका समास विग्रह क्या है? घन जैसा श्याम अतः कृष्ण। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव। दशानन का 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, यह समास विग्रह है। गजानन, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, त्रिलोचन का क्या है? त्रिलोचन, त्रिलोचन क्या है अगला? त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसका अर्थात शिव। इसका समास विग्रह होगा हंसवाहिनी, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी का समास हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। इसका समास विग्रह है महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। इसका समास विग्रह होगा चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। फिर हम देखेंगे, प्राय यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषता समान पाई जाती। क्या है? कुछ समासों में कुछ विशेषता समान पाई जाती, लेकिन फिर भी उनके मौलिक अंतर होता है। अर्थात समान प्रतीत होने वाले समासों में अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो देखें, जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। क्या है? कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर देखेंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर इसमें अंतर क्या है वो देख लेते हैं। इसमें अंतर, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। ठीक है ना? जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, यह कर्मधारय समास है। नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला है, शिव अतः शिव अन्यार्थ लिया, यह बहुब्रीहि समास है। ये इनमें अंतर है। फिर हम बहुब्रीहि समास और दीर्घु समास में अंतर देखेंगे। क्या है? जैसे कि दीर्घु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाची होने पर भी समस्त पद के समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। क्या है? अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह दीर्घु समास। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके विष्णु अन्यार्थ बहुब्रीहि समास। यही है इनमें
अंतर। अब हम एक अंतर और देखेंगे, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर, संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। क्या है? संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। क्या है? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा, क्या है? लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ, और उदर, क्या? उदर, उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि उ में आ व उ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर, दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है। किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है उधर जिसका शब्द समूह बनता है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है, शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है। तो फ्रेंड्स, हमने आज समास पूरा पढ़ लिया है, उसके भेद भी पढ़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद।